नमस्कार, आप देख रहे हैं जनादेश। मैं हूं आपके साथ प्राची सिंह। स्वागत है आपका नाइट बुलेटिन में। तो चलिए खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोक हित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। पटरियों की खराबी की वजह से पलटी दिल्ली कामाख्या एक्सप्रेस, शुरुआती रिपोर्ट में खुलासा। बाटला हाउस केस में दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, उम्र कैद में बदली दोषी आरिस की फांसी। मेट्रो में लड़की की टांगों की फोटो खींच रहा था आर्मी अफसर, दोस्त ने जड़ा थप्पड़, जाने फिर क्या हुआ। पुलिस वाले बोले तुम्हारे कार की डिग्गी में क्या है, बस फिर क्या था, हो गई 50 लाख की लूट, जाने क्राइम सीन की पूरी कहानी। सिक्किम अगली आपदा के कागार पर, हिमालय बांधों की ढहने का खतरा, विशेषज्ञों ने दी चेतावनी। बच्चों को मौत की सजा कैसे दी जा सकती है, 26 हफ्ते की प्रेगनेंसी के अबॉर्शन पर बोले सीजेआई चंद्रचूड़। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के पटरी से उतरने के संभावित कारण पटरियों में खराबी को माना जा रहा है। फिलहाल ये शुरुआती रिपोर्ट है, विस्तृत कारण उच्च स्तरीय जांच के बाद ही सामने आएगा। दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के 6 डिब्बे बुधवार को बिहार के बक्सर जिले के रघुनाथ स्टेशन के पास उतर गए, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। रेलवे ने इस मामले में जांच के आदेश दिए थे, जिसकी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आ गई है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली कामाख्या नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की पटरी से उतरने का संभावित कारण पटरियों में खराबी को माना जा रहा है। फिलहाल ये शुरुआती रिपोर्ट है, विस्तृत कारण उच्च स्तरीय जांच के बाद सामने आएगी। एक अधिकारी ने बताया, दिल्ली से असम जा रही ट्रेन के तेज डब्बे बुधवार रात 9:53 पर पटरी से उतर गई। पूर्व मध्य रेलवे के चीफ PRO वीरेंद्र कुमार ने कहा, घटना के कारणों का पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए गए हैं। मारे गए लोगों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। बिहार सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपए की राशि देने का ऐलान किया है। बिहार के CM नीतीश कुमार ने कहा कि मरने वाले 4 लोगों में से एक बिहार का था, जबकि बाकी दूसरे राज्य के थे। उन्होंने कहा, हमारे अधिकारी स्थिति पर करीब से नजर रख रहे हैं और वे सभी संबंधित एजेंसियों के संपर्क में हैं। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक तरुण प्रकाश ने बताया कि प्राथमिकता पटरियों को खाली कराने की है। वो रास्ता बहाली के लिए किए जा रहे कामों की निगरानी के लिए रघुनाथपुर में है। उन्होंने बताया, जांच के बाद डिब्बों के पटरी से उतरने के कारणों के बारे में पता चल पाएगा। फिलहाल हमारे प्राथमिकता पटरी को खाली कराना है। जब तक सामान्य यातायात बहाल नहीं हो जाता, ट्रेनों के रास्ते बदले जाएंगे। अधिकारियों ने बताया कि असम में गुवाहाटी के पास कामाख्या जाने वाली ट्रेन के उन सभी यात्रियों को गुरुवार तड़के एक राहत ट्रेन से रवाना किया गया, जो आगे की यात्रा करने की स्थिति में नहीं थे। पटरियों को साफ करने के लिए क्रेन और धातु काटने वाले उपकरणों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस हादसे में ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए और कुछ पलट भी गए हैं। बाटला हाउस एनकाउंटर केस में आरिस की फांसी की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया। साकेत कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। बाटला हाउस एनकाउंटर केस में आरिस की फांसी की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। साकेत कोर्ट ने फांसी की सजा दी थी। ये आदेश जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अमित शर्मा की पीठ ने सुनाया है। दोषी और राज्य सरकार के वकीलों की दलीलें पूरी होने के बाद पीठ ने अगस्त में इस मुद्दे पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के शर्मा 19 सितंबर 2008 को दक्षिण दिल्ली के जामिया नगर में पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में मारे गए थे। मोहन शर्मा ने धमाकों के लिए जिम्मेदार आतंकियों की तलाश में वहां छापे मारे। ट्रायल कोर्ट ने 8 मार्च 2021 को खान को दोषी ठहराया और कहा कि ये साबित हुआ है कि उसके सहयोगियों ने पुलिस अधिकारी की हत्या की और उन पर गोलियां चलाई। 15 मार्च 2021 को ट्रायल कोर्ट ने
खान को मृत्यु दंड की सजा भी सुनाई और उस पर 11 लाख रुपए की जुर्माना भी लगाया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि 10 लाख रुपए तुरंत शर्मा के परिवार के सदस्य को जारी किया जाए। उच्च न्यायालय को खान की मौत की सजा की पुष्टि के लिए एक संदर्भ प्राप्त हुआ। तब कोई निचली अदालत किसी व्यक्ति को मौत का सजा सुनाती है तो उच्च न्यायालय सजा की पुष्टि के लिए दलीलें सुनकर उसके फैसले की जांच करती है। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में बिना किसी उकसावे के पुलिस पट्टी पर गोलीबारी करने के खान के कृत्य को घृणित और क्रूर बताया था और कहा कि उससे पता चलता है कि वो न केवल समाज के लिए खतरा था बल्कि राज्य का दुश्मन भी था। ट्रायल कोर्ट ने यह भी कहा कि दोषी ने अपने घृणित कार्य के कारण जीने का अधिकार खो दिया है। माना कि खान के खिलाफ साबित हुआ अपराध कोई सामान्य कार्य नहीं था बल्कि राज्य के खिलाफ अपराध था और उसे करते समय उसने ऐसा किया एक खूंखार और अच्छी तरह से प्रशिक्षित आतंकवादी की तरह जो किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है। खान अपराध स्थल से भाग गया था और उसे घोषित अपराधी घोषित कर दिया गया था। उन्हें 14 फरवरी 2018 को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली मेट्रो आए दिन अजीबो गरीब घटनाओं को लेकर सुर्खियां बटोरती रहती है। डांस से लेकर कपल किस और लोगों की नोक-झोंक की क्लिप वायरल होती रहती है। इसी कड़ी में एक और घटना सामने आई है जिसमें एक शख्स ने एक सैन्य अधिकारी को थप्पड़ मारा। दरअसल ये आर्मी ऑफिसर लड़के की दोस्त के पैरों की तस्वीर खींच रहा था। शख्स ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर ये जानकारी दी कि ये घटना सोमवार की है। हालांकि शख्स ने इसकी जानकारी बुधवार को दी है। पोस्ट पर शख्स ने लिखा कि मैं अपनी दोस्त के साथ शाम लगभग 4 बजे रोहिणी की और येलो लाइन मेट्रो पर यात्रा कर रहा था। हमारे सामने लगभग 40 साल का एक आदमी बैठा था जो सेना के वर्दी पहने हुए थे। उनके बगल में एक लड़का था। उसने मुझे इशारा किया कि आर्मी ऑफिसर तुम्हारे दोस्त के पैरों की गलत तस्वीरें ले रहा है। जब मैं ये सुना तो मैं अपना आपा खो बैठा और सेना के जवानों से भिड़ गया। मैंने उसका फोन छीन लिया, उसकी गैलरी चेक की और वो तस्वीरें देखी। मैंने पूरी तरह से नियंत्रण खो दिया और इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि मेट्रो में मौजूद सभी लोग देखने आ गए। शख्स ने कहा कि इस घटना के बाद 2 मेट्रो अधिकारी आए और मुझसे पूछे कि क्या हुआ, मैंने उसे थप्पड़ क्यों मारा। मैंने सब कुछ समझाया लेकिन मैंने और मेरे दोस्त ने उसके खिलाफ औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराने का फैसला किया। मैं उसकी हरकतों को उजागर करके उसके परिवार का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। इसके बाद शख्स ने पोस्ट में कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली गंदी चीजें जो मैंने खबरों में पढ़ी थी आज वो मेरे खुद की दोस्त के साथ भी हुआ। लेकिन मैं जो थप्पड़ मारा हूँ ये चीज मुझे परेशान कर रही है। भगवान ना करे लेकिन अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं अधिक शांत रहने की कोशिश करूंगा और अपनी भावनाओं को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। खुद को ट्रैफिक पुलिस बताकर 4 लोगों ने पान बाहर प्राइवेट लिमिटेड के एक कर्मचारी से 50 लाख रुपए लूट लिए। एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि कर्मचारी कलेक्शन लेकर लौट रहा था, तभी वारदात को अंजाम दिया गया। घटना बुधवार शाम दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर सलीमगढ़ फ्लाईओवर के पास हुई। पुलिस के मुताबिक घटना शाम करीब 5 बजे तब हुआ जब बाहर प्राइवेट लिमिटेड का एक कर्मचारी कूचा घासी राम से रुपए लेकर मोती नगर स्थित दफ्तर लौट रहा था। जब वो व्यक्ति अपने कार्यालय जा रहा था तब आउटर रिंग रोड पर सलीमगढ़ फ्लाईओवर के पास वायरलेस सेट लेकर जा रहे 2 बाइक सवार व्यक्तियों ने उसे रोक लिया। खुद को ट्रैफिक पुलिस वाला बताकर उन्हें औचक जांच की और वेन्यू कार की डिक्की खोलने में कामयाब रहे। 2 अन्य व्यक्ति दूसरी बाइक पर आए और कार की डिक्की से एक बैग निकाल लिया। बैग में 50 लाख रुपए थे जो कूचा घासी राम के इकट्ठा की गई रकम थी। आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड सहित की धारा 419, 382 और 34 के तहत प्राथमिक दर्ज की गई और जांच चल रही है। अधिकारी ने कहा कि इस घटना को सुलझाने के लिए स्थानीय पुलिस स्टेशन की टीम के अलावा स्पेशल विंग्स को भी जांच में लगाया गया है। जांच के मुताबिक निष्कर्षों के आधार पर ऐसा लगता है कि आरोपी व्यक्ति ने खुद को यातायात कर्मी के रूप में पेश किया।
जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले खतरों के बीच सिक्किम में एक बार फिर आपदा आ सकती है। एक्सपर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा कि यहां अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है। उत्तरी सिक्किम में तिस्ता नदी में बने 1200 मेगावाट के बांध के बह जाने के बाद पर्यावरण विशेषज्ञों ने हिमालयी राज्य में मौजूदा जल विद्युत परियोजनाओं के संपूर्ण जोखिम मूल्यांकन की मांग की है। 3 अक्टूबर की रात को उत्तर पूर्वी राज्य में आई आपदा ने विनाश का निशान छोड़ दिया है। अभी भी 70 से अधिक लापता लोगों का पता लगाने के लिए प्रयास जारी है। इससे पहले 2021 में विनाशकारी चमोली बाढ़ की याद दिलाते हुए सिक्किम में एक आपदा की भविष्यवाणी की गई थी, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। कई ऐसे स्टडीज ने तिस्ता बेसिन में सबसे बड़ी और सबसे तेजी से बढ़ती झीलों में एक दक्षिण लोहनक झील में हिमनद झील के विस्फोट की उच्च संभावना के कारण एक बड़े बांध के टूटने के निश्चित जोखिम की ओर इशारा किया था। हालांकि इन सभी चेतावनियों को स्पष्ट रूप से नजरअंदाज कर दिया गया था। विशेषज्ञों के मुताबिक तिस्ता जल विद्युत परियोजना के अस्थिर आधार पर मंजूरी दी गई थी। कल्प वृक्ष के पर्यावरण नीति विशेषज्ञ नीरज ने कहा कि पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन इतना खराब तरीके से किया गया था कि स्थानीय लोगों को भी चिंता जताई थी। स्पिलवे ले जाने की क्षमता 7000 क्यूमेक्स आंकी गई थी, जिसमें कहा गया था कि बांध भारी वर्षा से उस पैमाने के संभावित अधिकतम बाढ़ को समायोजित कर सकता है। आश्चर्य की बात यह है कि इसमें GLOF से होने वाले जोखिम को तो ध्यान में नहीं रखा गया। गर्म होती दुनिया में हिमनद झील में बाढ़ का प्रकोप के खतरे तेजी से बढ़ गए। जैसे तैसे ग्लेशियर पीछे हटे तो वे अपने पीछे हजारों हिमनद झील छोड़ जाते हैं, जिनका विस्तार जारी रहता है। भारी बारिश, भूस्खलन या भूकंपीय गतिविधि जैसे प्राकृतिक घटनाओं के कारण अचानक टूटने का खतरा होता है। नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशियन रिसर्च के ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉक्टर परमानंदा शर्मा ने बताया कि हाल के वर्षों में ऐसी हिमनदी झील की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। ग्लेशियोलॉजिस्ट डॉक्टर परमानंदा शर्मा ने कहा कि हिमनद झील तेजी से विस्तार कर रही है। 1976 से 2016 तक दक्षिण लोहनक झील में प्रति वर्ष औसतन 0.27 वर्ग किमी यानी कि 2.7 हेक्टेयर की दर से वृद्धि हुई है। विशेष रूप से 2000 के बाद के स्टडीज से पता चलता है कि झीलों की मौसमी निगरानी महत्वपूर्ण है, लेकिन ये एक दुर्गम कार्य भी है। इसरो द्वारा हिमालय नदी घाटियों में मैप की गई लगभग 28,000 ऐसी हिमनद झीलों में से एक केवल मुट्ठी भर का ही सक्रिय रूप से स्टडी किया गया। जैसे तैसे ग्लोबल वार्मिंग से भारी वर्षा की घटनाओं की तीव्रता और आवृत्ति के साथ साथ भूस्खलन और भूकंपीय गतिविधियां बढ़ती हैं, ये हिमनद झील बेहद अस्थिर हो जाती है। हालांकि पारिस्थितिक रूप से नाजुक पहाड़ों में निर्मित अधिकांश जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में चेतावनी के बावजूद जलवायु वास्तविकताओं को बहुत कम आंका है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था दिल्ली के प्रोफेसर AK गोसाई ने कहा कि ये बांध 100 साल में एक बार आने वाली बाढ़ की घटना को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, जो अब और अधिक बार होने की संभावना है। उन जोखिमों को मूल्यांकन करने की आवश्यकता है और परिचालन योजनाओं का समय समय पर पूर्ण मूल्यांकन करना होगा। बदलते जलवायु चरम को देखते हुए जलाशय के डिजाइन और क्षमताओं पर दोबारा गौर करना महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्य से ये निर्णय वैज्ञानिक तरीके से नहीं लिए जाते। गंभीर पर्यावरण चिंताओं के बीच पारिस्थितिक रूप से नाजुक हिमालय क्षेत्र में बांधों का निर्माण भयंकर विवाद का विषय बना हुआ है। 5300 से अधिक बड़े बांधों और कई निर्माणाधीन बांधों के साथ भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन के बाद दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जिसके पास सबसे बड़ा बांध नेटवर्क है।
अपने हरित एजेंडा या नवीकरणीय ऊर्जा के तहत बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए सरकार के नवीनतम दबाव ने चिंताओं को और बढ़ा दिया है, क्योंकि अधिकांश परियोजनाएं कमजोर हिमालय क्षेत्र में आधारित है। सुप्रीम कोर्ट एक विवाहित महिला की 26 हफ्ते की गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग वाली याचिका पर चीफ जस्टिस डॉक्टर धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ की बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि गर्भावस्था पल रहे बच्चे को जन्म दिया जा सकता है। गर्भावस्था समाप्त करने की स्थिति में बच्चे के हार्ट को बंद करना होगा। बच्चे भले ही गर्भ में हैं, लेकिन उसके भी अधिकार हैं। चीफ जस्टिस के बेंच ने कल यानी शुक्रवार को भी मामले की सुनवाई करेगा। सीजेआई ने कहा कि हमें अजन्मे बच्चे के अधिकारों को संतुलित करना होगा। बेशक मां के स्वायत्तता की जीत होती है, लेकिन यहाँ बच्चे के लिए कोई भी पेश नहीं हो रहा है। इसलिए हमें देखना होगा कि हम बच्चे के अधिकारों को कैसे संतुलित कर सकते हैं। तथ्य ये है कि सिर्फ एक भ्रूण नहीं, ये एक जीवित बाइबल भ्रूण है और यदि इसे जन्म दिया जाए तो ये बाहर भी जीवित रह सकता है। यदि अभी प्रसव कराया गया है तो इसमें गंभीर चिकित्सा समस्या होंगी, तो फिर 2 सप्ताह और इंतजार क्यों न किया जाए। कोर्ट ने कहा कि महिला को बच्चे को रखने की जरूरत नहीं है। आपके मुताबिक बच्चे को मौत की सजा देने की एकमात्र विकल्प है, लेकिन न्यायिक आदेश के तहत बच्चों को मौत की सजा कैसे दी जा सकती है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि गर्भवती महिला कहती है कि वह बच्चा नहीं चाहती है और राज्य बच्चे को अपने कब्जे में ले सकता है और उसे गोद लेने के लिए सौंपे जा सकते हैं। तो फिर बच्चे को वो कुछ और हफ्तों तक कोख में क्यों नहीं रख सकती और फिर सी सेक्शन के माध्यम से प्रसव करा सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बच्चा एक वाइबल बच्चा है। एम्स के सामने एक गंभीर नैतिक दुविधा थी। अगर भ्रूण में बच्चे का हृदय बंद नहीं किया जाता है तो वो जीवित पैदा हो सकता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि ये नाबालिग पर हिंसा या यौन हिंसा का मामला नहीं है। ये एक शादीशुदा महिला है, उसके पहले 2 बच्चे हैं। आपने 26 हफ्ते तक इंतजार कैसे किया? आप चाहते हैं कि हम दिल की धड़कन रोकने के लिए एम्स को निर्देशित करें। अगर सभी डिलीवरी होती है तो बच्चों में असामान्यता होंगी, आनुवंशिक समस्याओं के कारण नहीं, बल्कि समय से पहले डिलीवरी के कारण। मुख्य न्यायाधीश सीजेआई ने यह भी कहा कि गर्भवती महिला कहती है कि वो बच्चा नहीं चाहती है और राज्य बच्चे को अपने कब्जे में ले सकता है और उसे गोद लेने के लिए सौंपा जा सकता है। तो फिर वह बच्चे को कुछ और हफ्तों तक वह कोख में क्यों नहीं रख सकती और फिर सी सेक्शन के माध्यम से प्रसव करा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चा एक वाइबल बच्चा है। एम्स के सामने एक गंभीर नैतिक दुविधा थी। अगर भ्रूण में बच्चे का हृदय बंद नहीं किया जा सकता तो वो जीवित पैदा होगा। इससे पहले मामले में 2 जजों की पीठ का फैसला बांटा हुआ आया था, जिसके बाद मामले को सीजेआई के पास भेज दिया गया था। जस्टिस हिमा कोहली का कहना था कि उनकी न्यायिक अंतरात्मा गर्भावस्था में महिला को अबॉर्शन करने की अनुमति नहीं दे रही है। वहीं जस्टिस बीवी नागरत्न ने इस पर असहमति जताते हुए और कहा कि हमें महिला के फैसले का सम्मान किया जाना चाहिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट को एम्स के डॉक्टर के पैनल को महिला का गर्भपात कराने का आदेश दिया था। हालांकि बाद में एएसजी ऐश्वर्य भाटी की दलीलों के बाद कोर्ट ने महिला को गर्भपात की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि डॉक्टर के पैनल ने भ्रूण के जन्म लेने की आशंका जताई है। बता दें कि दिल्ली निवासी महिला ने ये दावा करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया कि उसे अपनी तीसरी गर्भावस्था के बारे में पता नहीं था, क्योंकि वो लैक्टेशनल एमेनोरिया से पीड़ित थी। उन्होंने कहा कि उनकी 2 डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। उनका सबसे बड़ा बच्चा 4 साल का है और सबसे छोटा बच्चा मुश्किल से 1 साल का है। उन्होंने कहा था कि वो आर्थिक कारणों से भी गर्भपात करवाना चाहती हैं। भारत से हर साल हजारों छात्र व युवा नौकरी के लिए और पढ़ाई के लिए कनाडा जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कनाडा जैसे महंगे देश में रहना कितना दुर्भर है?
ये हम सभी जानते हैं, इन छात्रों व युवाओं के लिए कनाडा में रहना एक बहुत बड़ा चुनौती बन जा रहा है। कनाडा के ग्रेटर टोरंटो क्षेत्र में अंतिम संस्कार घरों द्वारा बताया गया कि औसतन हर महीने 5 से 8 भारतीय युवाओं का शव भारत वापस भेजा जाता है। पिछले कुछ वर्षों में कनाडा में भारतीय युवाओं की बड़ी संख्या में मौत के मामले सामने आए हैं। इन युवाओं की मौत आत्महत्या, सड़क दुर्घटना, दवाओं का अधिक सेवन, दिल के दौरे पड़ने से सहित अन्य कारणों से भी हो रही है। शवों की देखभाल करने वाले लोगों ने कहा कि मृतकों की संख्या बरकरार रहने के बावजूद कनाडा सरकार ने ऐसी असामयिक मौतों के लिए या उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। बड़ी संख्या में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के घर वाले कैनेडियन शहरों में आवास, भोजन और नौकरी को लेकर संघर्ष जितना बताया है, उसे कहीं भी अधिक ये संकट गहरा है। विशेष रूप से महामारी के बाद युवा विदेशी छात्रों पर दबाव बढ़ गया है, जो अपना स्कूल खत्म करने के तुरंत बाद कनाडा आते हैं और फिर अपने खर्चों का भुगतान करने के लिए आवास और नौकरी खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। कई लोग तो वो कर्ज भी चुका रहे हैं जो उनके माता पिता ने उन्हें विदा करने के लिए लिया था। कैनेडियन प्रेस में भी अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की बड़ी संख्या में मौत की सूचना दी गई है, जिसमें एक बड़ा हिस्सा 20 साल की उम्र के भारतीय युवाओं का है, जबकि कनाडा में संघीय आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की मौतों की संख्या या उनके कारणों को ट्रैक नहीं करते हैं। ये अनुमान 2 अंतिम संस्कार घरों द्वारा दिए गए, जो भारत के महावाणिज्य दूतावास के कोऑर्डिनेशन में शव को वापस लेने के पोस्टमार्टम केवल उन मौतों के लिए किया जाता है जिन्हें पुलिस द्वारा संदिग्ध माना जाता है। ये पुलिस ही तय करती है कि कौन सा शव कोरोना के कार्यालय में जाएगा। ब्रेम्पटन शमशान घाट के शाह मालिक और अध्यक्ष इंद्रजीत बल ने कहा कि ये दिल तोड़ने वाली बात है कि 20 साल की उम्र की पुरुष और महिलाओं को उस देश में इस दर से मरते देखना जहां वे पढ़ने आए थे और शायद आजीविका कमाने के लिए आए थे। बल के अनुसार उनका अंतिम संस्कार गृह औसतन 1 महीने में लगभग 4 भारतीय युवाओं के शव को स्वदेश भेजता है, जिसमें से अधिकांश स्टडीज परमिट पर है या वर्क वीजा पर ट्रांसफर हो चुकी है, जिससे उन्होंने कहा कि पिछले 2 वर्षों में यही स्थिति रही है। ये संख्या 2018 से 2019 से बढ़ने लगी है, क्योंकि कनाडा में भारतीय छात्रों की आमद तेजी से बढ़ने लगी है। हमने हाल ही में ये शिक्षा मंत्री के सामने भी ये मुद्दा उठाया है, लेकिन उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। दिग्गज एक्ट्रेस जीनत ने अमिताभ बच्चन को उनके 81वें जन्मदिन के एक दिन बाद उन्हें बधाई दी। सोशल मीडिया पर बिग बी को बर्थडे विश करते हुए उन्होंने उनके साथ बिताए गए खास पलों को भी याद किया। उन्होंने अपनी एक पोस्ट में बताया कि कैसे वो अमिताभ बच्चन की वजह से अपमानित महसूस की और रो पड़ी। उन्होंने ये भी खुलासा किया कि घटना के बाद अमिताभ बच्चन ने उनसे माफ़ी भी मांगी थी। आपको बता दें कि जीनत और अमिताभ बच्चन ने एक साथ लावारिस, दोस्ताना, महान, डॉन और पुकार जैसी फिल्में एक साथ की। ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी। अमिताभ को जन्मदिन विश करते हुए उन्होंने लिखा, अमिताभ का 81वां जन्मदिन बुधवार को था, लेकिन मैं बधाई देने से चूक गई। इसके बाद उन्होंने उन दिनों को याद किया जब उन्हें अमिताभ बच्चन की फिल्म के सेट पर उन्हें आने में देरी हो जाती थी। हालांकि उन्होंने उस फिल्म के बारे में नहीं बताया और ना ही उस फिल्म के साल के बारे में कोई हिंट दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा, उस दिन हमारी सुबह की शिफ्ट थी और मैंने फिल्म के निर्माता के साथ सेट पर जाने के लिए यात्रा की। हमेशा की तरह मेरे हाथ में मेरी स्क्रिप्ट थी और जब हम स्टूडियो पहुंचे तो मैंने अपनी लाइनों की प्रैक्टिस करना शुरू किया। मैं आते ही सबसे पहले मेकअप रूम में गई और क्रू को सूचित किया कि जब मिस्टर बच्चन शॉट के लिए तैयार हो जाएं तो मुझे एक मैसेज दे देना। हमारा रोल टाइम आया और चला गया, लेकिन मिस्टर बच्चन का कोई पता नहीं चला। 30 मिनट बीत गए, फिर 45 मिनट, पूरा 1 घंटा बीत गया और दरवाजे पर दस्तक हुई। मुझे बताया गया कि मिस्टर बच्चन आ चुके हैं और वो अपनी कार से सीधे सेट तक जाएंगी। जीनत ने याद किया कि वो तुरंत उछली और नीचे जाने लगी, लेकिन जैसे कि उन्होंने सेट पर कदम रखा, ठीक वैसे ही कमरे के पार से निर्देशक ने गालियों की बौछार शुरू कर दी।
उन्होंने लिखा, वो पूरी तरह से इमोशनल हो गई थी क्योंकि उनकी वजह से ही फिल्म का प्रोडक्शन रोक दिया गया था, इसलिए फिल्म का निर्देशक मुझ पर चिल्ला रहा था। ये सब देखकर आर्टिस्ट और सभी क्रू मेंबर ये देखकर अवाक थे और चुपचाप खड़े थे। मैं भी एक शब्द नहीं बोल सकी और मेरी आंखों में आक्रोश था, लेकिन मेरे आंसू छलक पड़े। मैंने निर्देशक की ओर देखा और पीछे मुड़कर सीधे अपने मेकअप रूम में वापस चली गई और अपनी टीम को सामान पैक करने के लिए कहा। जीनत ने आगे लिखा, जैसे ही उन्होंने मेरे मेकअप किट की जिप बंद की, प्रिय निर्माता मेरे दरवाजे पर आ खड़े हो गए। उनके पीछे मिस्टर बच्चन भी थे। सॉरी, मुझे पता है कि ये मेरी गलती है। ये आदमी बेवकूफ़ है और वो नशे में है, उसे जाने दो और चलो आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि काम करो। बेशक मैंने मिस्टर बच्चन की माफ़ी स्वीकार कर ली, लेकिन मैं अब भी अपने साथ हुए अनुचित व्यवहार से परेशान थी। मैं उस अपमान के बाद शूटिंग करने के मूड में नहीं थी। आखिरकार जब मैं कूल हुई तो सेट पर वापस आई। निर्देशक ने खुद को मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफ़ी मांगी। ये सब माफ़ी नाटकीय था। मैंने किसी तरह वो फिल्म तो पूरी कर ली, लेकिन मैंने उस निर्देशक के साथ फिर कभी काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार मामला और 2002 की गुजरात दंगों के दौरान उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों की समय पूर्व रिहाई को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर गुरुवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। हालांकि बिल्किस बानो के दोषियों के समय से पहले ही रिहाई को चुनौती देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर ये दोषी माफी के योग्य कैसे बने। दरअसल पिछले साल गुजरात सरकार द्वारा रिहा किए गए 11 दोषियों को 2002 के गुजरात दंगों के दौरान हत्या के 14 मामलों और 13 सामूहिक रेप का दोषी पाया गया था। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सजा में छूट की अवधारणा के खिलाफ नहीं हैं, क्योंकि कानून में इसे स्वीकार किया गया है, लेकिन ये स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ये दोषी कैसे माफी के योग्य बने। सुप्रीम कोर्ट ने आगे पूछा कि दोषियों को बहुत दिनों की पैरोल का भी मौका मिला था, क्या ऐसे कुछ दोषियों के विशेष अधिकार दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र गुजरात को बिल्किस बानो मामले में दोषियों की सजा कम करने के संबंधित मूल रिकॉर्ड 16 अक्टूबर तक जमा कराने का निर्देश दिया है। बता दें कि पहले की सुनवाई के दौरान शीर्ष न्यायालय ने 20 सितंबर को विषय की सुनवाई करते हुए पूछा था कि क्या सजा की अवधि घटाने का अनुरोध करना दोषियों का मूल अधिकार है। पीठ ने 11 दोषियों की ओर से पेश हुए एक वकील ने कहा कि क्या सजा की अवधि घटाने की मांग करना एक मूल अधिकार है। क्या याचिका अनुच्छेद 32 जो मूल अधिकारों का हनन होने पर नागरिकों के सीधे उच्चतम न्यायालय का रुख करने का अधिकार देती है कि ये दायरे में आएगी। दोषियों की ओर से पेश वकील ने स्वीकार किया था कि सजा की अवधि घटाने का अनुरोध करना दोषी का मूल अधिकार नहीं है। बता दें कि बिल्किस बानो उस वक्त 21 वर्ष की थी और 5 महीने की गर्भवती थी जब सांप्रदायिक दंगों के दौरान उनके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था। उनकी 3 वर्षीय बेटी परिवार के उन 7 सदस्य में शामिल थी जिनकी दंगों के दौरान हत्या कर दी गई। शास्त्रों में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का विशेष महत्व होता है। पंचांगकर्ताओं के अनुसार हर एक साल में सूर्य और चंद्र ग्रहण जरूर पड़ते हैं। जब जब सूर्य या चंद्र ग्रहण पड़ता है तो इसका प्रभाव सभी लोगों के जीवन पर जरूर पड़ता है। धार्मिक नजरिए से ग्रहण की घटना को महत्वपूर्ण माना गया है। ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शुक्ला ने बताया कि साल 2023 का अगला सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को लगेगा। ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शुक्ला ने बताया कि हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार ग्रहण के सूतक काल का बड़ा महत्व होता है, इसलिए इस दौरान कुछ भी शुभ कार्य नहीं किया जाता। हिंदू धर्म में ग्रहण का बड़ा महत्व है। खगोलीय और धार्मिक दोनों दृष्टियों से सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच से गुजरता है तो सूरज की रोशनी धरती तक पहुंच नहीं पाती।
इसलिए इसे सूर्य ग्रहण का नाम दिया गया है। ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज शुक्ला ने बताया कि अमावस्या तिथि के दिन सूर्य ग्रहण होता है। इस बार विश्व के भूगोल में आगामी शनिवार 14 अक्टूबर 2023 अमावस्या तिथि के दिन सूर्य ग्रहण बताया गया है, परंतु ये हमारे भारत देश में दृश्य नहीं होगा। ये सूर्य ग्रहण अमेरिका, अफ्रीका समेत अन्य देशों में चंद्रमा की आकृति में बहुत छोटी दिखाई देगी। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आगे खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।